ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ। ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ, ਨਿਕਾਸ਼ਾ ਲੁਥਰਾ। ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟਣ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ बुक लिखी है और वो भी सेकंड बुक लिख देता। हाँ जी, ये मेरी सेकंड बुक है। फर्स्ट बुक वाज अ कलेक्शन ऑफ प्लेज जिसमें मैंने नाटक लिखे थे एंड वो इतिहास के बारे में थे, मानसिक संतुलन के बारे में थे, बहुत ही मैच्योर टॉपिक्स के बारे में डील कर रहे थे। एंड इस किताब का नाम है डार्क ट्यूलिप्स एंड ये एक कविता, इसमें कविताएं लिखी हैं मैंने। जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ, ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਉਮਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਜ਼ਹਿਨ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਾਟਸ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ? ਕਿਉਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ डबल ट्रिपल उम्र के लोगों के लिए लिख सकते हो? मैं बचपन से थिएटर करती आ रही हूँ एंड बचपन से ही मैं कविताओं, नाटकों के वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। एंड मैंने समझ लिया था कि एक सच्चा कलाकार वो है जो ऐसे जो टॉपिक्स जिनके बारे में सब बात करते हैं उसके हट के बारे में बात करने की जिसमें हिम्मत होती है, वो एक सच्चा कलाकार है। एंड जो भी मैं लिखती हूँ, बनाती हूँ या फिर जिसमें मैं एक्ट करती हूँ, मेरा एक ही मोटिव होता है कि जो भी मैं लिखूं वो सबको अंदर तक छू जाए एंड मैं जो लिखूं वो सच भावनाओं से लिखूं ताकि जो पढ़े उन्हें भी वो सच्चाई लगे। तो लिखने का जुनून तो मेरे को बचपन से था, बट अब रिसेंटली 4-5 साल से काफ़ी ज़्यादा इग्नाइट हो गया। अच्छा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ परिवार ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ कि अच्छा इतनी मैच्योर होगी बच्ची। हाँ, जब मैंने खुद अपनी पहली पोम लिखी थी तो मैं खुद सरप्राइज थी क्योंकि मैंने तो वो शुरू ऐसे करी थी कुछ हैप्पी सा होगा, बट वो ऐसे शेप आउट होगी कि मेरे को भी लगा कि ये मैंने लिखा है। तो फिर मैंने अपनी मम्मा को दिखाया तो उन्होंने मेरे को समझाया कि खुशी के बारे में तो बहुत आसान होता है लिखना एंड क्लीशेड सब्जेक्ट्स के बारे में सभी लिखते हैं, लेकिन दुख को लफ्ज़ों के थ्रू पोर्ट्रे करना, कन्वे करना एंड दूसरे बंदे को वो महसूस कराना एक इतना बड़ा चैलेंज होता है जो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। तो मेरे को तब समझ आया कि ओ अच्छा ऐसे भी होता है कुछ। तभी फिर मैंने क्योंकि मेरी मम्मा खुद इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से लिखती हैं तो उनको देख के हर रोज़ डायरेक्ट करते हुए, लिखते हुए, तो मेरे को भी वो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन सी मिल गई बस उनको देखते देखते। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਡਾਰਕ ਟਿਊਲਿਪਸ, ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਕੁਝ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। डार्क ट्यूलिप्स मेरी लेटेस्ट बुक है, उसमें 33 पोम्स हैं। ये सारी पोम्स हम जो अंदर ही अंदर एक जंग लड़ते हैं हर रोज़ उठ के, उसके बारे में बात करती हैं, लेकिन इसके अलावा ये सामाजिक इश्यूज़ को भी एड्रेस करती हैं, जैसे स्ट्रगल्स ऑफ वुमेनहुड हो गया, स्ट्रगल्स ऑफ मैनहुड हो गया, LGBTQ कम्युनिटीज़, रशियन यूक्रेनियन वॉर, रेप, डोमेस्टिक वायलेंस, अबॉर्शन जैसे इश्यूज़ को एड्रेस करना इसमें मैंने ज़रूरी इसलिए समझा क्योंकि एक तो बहुत मुश्किल है, एक तो ये चैलेंज था मेरे लिए, दूसरा मेरे को खुद इसके बारे में रिसर्च करनी पड़ती, अपनी ये फीलिंग्स को स्टिमुलेट करके खुद लिखना पड़ता, तभी रीडर ये समझ पाते। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਈਟਰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। हाँ जी, क्योंकि सब औरतों के स्ट्रगल्स के बारे में बहुत ज़्यादा ही बात करते हैं, तो मैंने सोचा कि बहुत कम लोग आदमियों के स्ट्रगल्स के बारे में बात करते हैं कि एंड कैसे हर रोज़ जब मैंने अपने पापा को देखा, नानू को देखा, दादू को देखा, अपने आसपास के आदमियों को देखा, चाहे मेरी वो पीटी के सर क्यों ना हो,
तो मेरे को उनकी आंखों में देख के ही पता चल गया कि वो कैसे अपनी उदासी को, अपने गुस्से को, अपनी खुशी को भी अपनी आंखों के पीछे ही दबा के रखते हैं। एंड मेरे को बहुत उदास सी बात लगी है कि कोई अपने खुद के इमोशंस, अपनी खुद की भावनाओं को किसी को नहीं दिखा पा रहा। तो इसलिए मैंने आदमियों के बारे में भी लिखना चुना। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਹਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਕੂਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। वही बात है कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है जिंदगी में तो फिर बड़ा सोचना पड़ता है। एंड आई वुड से कि हाँ, मतलब सोशल मीडिया स्क्रोलिंग वगैरह ये तो मैं भी करती हूँ ऑब्वियसली, बट द ओनली थिंग इज बैलेंस करना इन सब चीज़ों को, टाइम मैनेजमेंट करना इन सब चीज़ों से, पढ़ाई के साथ अपनी कला के साथ एक बहुत ही एक खेल है जो हमें सीखना ही पड़ता है। एंड वही बात है, जब हम लिखना शुरू करते हैं, जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, हम लिख नहीं सकते जब तक हम और कवियों को और राइटर्स को और लेखकों का काम पहले पहचान नहीं पाते, तभी हम लिख पाते हैं। एंड जब हम ये सब पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है एक बार, तो बहुत मुश्किल होता है इस लूप से निकलना। एंड इस लूप से निकलना कोई चाहता भी नहीं है क्योंकि इतना खूबसूरत होता है ये सब। एंड आपने जैसे कहा कि जब आप ये सब स्टार्ट करते हैं तो स्क्रॉल करते हुए, इंस्टाग्राम देखते हुए, स्टोरीज लाइक करते हुए उतना मजा नहीं आता जितना लिख के अपने लफ्जों को एक स्टोरी बनाते हुए देखने में आता है। तो एक वही बात है कि बैलेंस करना वही एक खेल है जिंदगी का जो सीखना ही पड़ता है। ਨਿਕਾ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ? ਇਹ 10th ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਬੱਚੀ, 16 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, 2 ਬੁੱਕਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ? राइटर हूँ तभी ह्यूमैनिटीज़ ही लूँगी 11th में। एंड फिर उसके बाद मेरा प्लान है कि मैं BA इन फिल्म एंड TV प्रोडक्शन करूँ, क्योंकि मेरे को सिनेमा में भी काफ़ी इंटरेस्ट है एंड मैंने काफ़ी शॉर्ट्स प्लेस डायरेक्ट किए हुए हैं। इनफैक्ट इस बुक से एक कविता की पूरी एक फिल्म बनी है जो आज टैगोर थिएटर में फिल्म स्क्रीन होगी। एंड मेरा प्लान तो यही है कि मैं अपनी कला को ज़्यादा होन करूं, क्योंकि मेरे को उस बिजनेस वर्ल्ड में खो सा नहीं जाना है। मेरे को अपनी कला, अपने जुनून की वजह से जीना है एंड अपनी सांस, अपनी रोजी की रोटी रंगमंच पे ही बनानी। यानी वो चमकदम को पैसा टारगेट नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं एंड आप अंदर से खुश नहीं है एंड आपको अपनी जॉब पे जाते हुए घिन आती है, तो फिर वो जिंदगी वो एक इंसान की नहीं है, वो तो एक रोबोट सी जिंदगी है। आजकल ज्यादातर वो चकाचौंध दे चक्कर दे विच उलझे हुए ने लोग। एग्जैक्टली उस चक्कर में अगर एक बार फंस गए तो फिर निकलना बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता है। तो मेरा एक ही गोल है कि मैं उस चक्कर में पहली बार ही पढ़ूं ना। बेस्ट ऑफ लक निकाशा। ਤਾਂ ਨਿਕਾਸ਼ਾ ਲੋਥਰਾ ਬੱਚੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 10th ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਔਰ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਪੈਸਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਕਸਦ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।